दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और हम पढ़ रहे थे हिंदी कहानियाँ जो नेट के सिलेबस में लगी हुई हैं। अभी तक हमने 2-3 कहानियाँ पढ़ ली थी और आज पढ़ेंगे हम राही कहानी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है। आपको पता ही है, जिस तरह से हम पिछली कहानियों को पढ़ रहे थे उसी तरह इसका भी कथानक देखेंगे, वाचन करेंगे। क्योंकि छोटी छोटी कहानियाँ हैं तो इनका वाचन भी हो जाता है। तो वाचन करने से ये होगा कि जब हम पेपर में बैठेंगे और पेपर से अगर कोई क्वेश्चन बनता है पेपर में तो वो हम आसानी से कर सकेंगे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान और इनकी कहानी जो है राही 1947 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहले हम लेखक लेखिका ठीक है जो होते हैं उनके सामान्य सा परिचय जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर रचनाओं की बात करें इनकी, किन की रचनाएं कौन सी हैं, मैंने थोड़ा सा डिज़ाइनदार बनाने की कोशिश की है। जो PDF है, रचनाओं की बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम काव्य संग्रह देख लेते हैं इनके। सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य संग्रह, 2 काव्य संग्रह थे। त्रिधारा 1930 ईस्वी में और मुकुल 1931 ईस्वी में। आप इनको लिखते चलिएगा, आपको अगर लगता है कि ये ज़रूरी है तो आप लिखते भी चलिएगा साथ साथ। प्रसिद्ध कविताओं की बात करते हैं, इनके 2 कविता संग्रह थे और उसके बाद प्रसिद्ध कविताओं की बात करते हैं। और कविताओं से इनके संबंध में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि कौन सी कविता किसकी है, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध कविता हैं। जैसे झांसी की रानी प्रसिद्ध कविता है, वीरों का कैसा हो बसंती, कितनी प्रसिद्ध कविताएं हैं। तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि वीरों का कैसा हो बसंत किसकी कविता है। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध कविताएं मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो झांसी की रानी है, वीरों का कैसा हो बसंत, आओ प्रिय ऋतुराज, शबदेश के प्रति, ठीक है, जलियांवाला बाग, फूल के प्रति। ठीक है, फूल के प्रति ये इनकी कविता है। एक फूल की चाह, ठीक है, एक फूल की चाह, ये सियाराम शरण गुप्त की कविता है। और पुष्प की अभिलाषा, ठीक है, पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। और ये तीनों बहुत प्रसिद्ध कविताएं हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। उसके बाद है सेनानी का स्वागत, ये इनकी प्रसिद्ध कविताएं थी। आगे देखते हैं इनके कहानी संग्रह, क्योंकि कहानियाँ इसीलिए भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए क्योंकि कहानी इनकी लगी है सिलेबस में हमारे। ठीक है, तो बिखरे मोती 1932 ईस्वी में, ये संग्रह है इनके कहानियों के। उन्मादिनी है, ठीक है, 1934 ईस्वी में। सीधे साधे चित्र 1947 ईस्वी में। उसके बाद राही कहानी जो है ना, ये इसी में संकलित है। इसमें सीधे साधे चित्र जो ये कहानी संग्रह है इसी में ये संकलित है। ठीक है, 1947 में। उसके बाद प्रसिद्ध कहानियों की बात कर लेते हैं कि प्रसिद्ध कहानियाँ कौन कौन सी हैं इनकी, और जो इन्होंने कुल कहानियाँ लिखी है वो कितनी हैं वो भी हम बात करेंगे। तो राही तो ये प्रसिद्ध जो सिलेबस में भी है। ठीक है, राही है, पापी पेट है, भग्नावशेष हैं, होली है, मंजली रानी है, किस्मत है, थाती है, अनुरोध है, उन्मादिनी है, ग्रामीणा है, सोने की कंठी है, तांगे वाला, प्रोफेसर मित्रा, दो साथी, हींग वाला, बड़े घर की बात। ठीक है, ये कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान की है, बड़े घर की बात और बड़े घर की बेटी, ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इनको बड़े अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, और कुल जो इन्होंने कहानियाँ लिखी है वो 46 कहानियाँ हैं और 3 कहानी संग्रहों में ये प्रकाशित हैं। ठीक है, ये संकलित है। ठीक है, तो ये हमने कहानियाँ भी देख ली। अब वीडियो को पॉज करते हुए अपने नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि मैं सिलेक्टेड मटेरियल ही आपके लिए लाता हूँ। ठीक है, अब इनकी जो साहित्य की मूल संवेदना है, ये इनके साहित्य में जो हमें देखने को मिलता है। कुछ नोट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है बनाने में, कल इसे बेटर बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कुछ अलग करने के चक्कर में कुछ अलग ही हो गया ज़्यादा ही। ठीक है, तो साहित्य की मूल संवेदना क्या है इनके, यानी कि इनका जो जो लिखा है वो किस विषय पे लिखा है, तो स्त्री समस्या। ठीक है, सबसे बड़ी बात स्त्री समस्या, स्वतंत्रता आंदोलन, आपने कविताएं तो इनकी देख ली। ठीक है, और कुछ एक कहानियाँ भी इनकी जो स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित हैं। ठीक है, सामाजिक समता की इनके काव्य में, इनकी रचनाओं में जो वो हमें देखने को मिलती है। सामाजिक समता पे भी इन्होंने लिखा है। सामंती प्रणाली का विरोध करती हैं, देश प्रेम है। ठीक है, वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, बहुत प्रसिद्ध कविताएं हैं, देश प्रेम से संबंधित है, इत्यादि मिलता है। ठीक है, ये इनके काव्य की मूल संवेदना है। उसके बाद राही कहानी जो इनकी सिलेबस में लगी है उस पर हम बातचीत करते हैं। राही कहानी की जो शैली है वो है आत्मकथात्मक शैली।
ठीक है, आत्मकथात्मक शैली भी है और ये संवादात्मक शैली में भी रचित है। ठीक है, आत्मकथात्मक और संवादात्मक शैली हमने कहाँ पढ़ी थी? सबसे पहली कहानी जो हमने पढ़ी थी चंद्रबाला घोष की, ठीक है, बंग महिला की जो कहानी पढ़ी थी हमने, चंद्रदीप से मेरी बातें, उसकी शैली भी आत्मकथात्मक और संवादात्मक थी। ठीक है, आपको ये जो मैंने अभी बताया ये रिकॉल करते रहिएगा कि हमने पहले क्या पढ़ा था। ठीक है, और रिलेट करना है। देखिए इस कहानी का जो मूल संदेश है क्या बताया गया है? समाज कल्याण की यहाँ पे बात की गई है, समता मूलक समाज की परिकल्पना की गई है। ठीक है, इस कहानी में ये विशेषता है। और वर्णीय विषय की बात करें, वर्णीय विषय या उद्देश्य की बात करते हैं तो सत्याग्रह आंदोलन का वर्णन हुआ है इस कहानी में। सच्ची देशभक्ति का वर्णन है। ठीक है, सच्ची देशभक्ति वही है जो गरीबों के कष्ट निवारण, गरीबों की सेवा और राही जैसे भटके लोगों का पथ प्रदर्शन करना है। ठीक है, इस कहानी का मूल उद्देश्य क्या है? सत्याग्रह आंदोलन से प्रभावित है, सच्ची देशभक्ति का यहाँ पे वर्णन हुआ है। और ये आप जब मैं वाचन करूँगा, छोटी सी कहानी जब हम वाचन करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से को समझेंगे भी। तो इस कहानी में क्या बताया गया कि सच्ची देशभक्ति वही है जो गरीबों के कष्ट निवारण करे। ठीक है, गरीबों की सेवा करे और राही जैसे भटके लोग, राही आप देखेंगे एक पात्रा होती है। ठीक है, उसका किस तरह का अंतर्द्वंद चला होता है, पेट के लिए या भूख के लिए किस तरह से वो छोटे छोटे कार्य करती हैं। ठीक है, चोरी करती है मतलब एक। ठीक है, तो वो भी हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा, तो आप समझिएगा उस कहानी को भी। ठीक है, तो सच्ची देशभक्ति क्या है? गरीबों की सेवा करना सच्ची देशभक्ति है, और राही जैसे भटके लोगों का पथ प्रदर्शन करना ही सच्ची देशभक्ति है। ठीक है, पात्रों की बात करें तो मुख्यतः इसमें दो ही पात्र हैं, सुनीता और राही। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में सामान्य सी जानकारी देख ली। कल इससे बेटर नोट्स बनाने की कोशिश करूँगा, ये कुछ नोट्स अलग करने के चक्कर में पढ़ाई ज़्यादा अलग हो गया। ठीक है, तो कल हम इसके बारे में देखेंगे। जो अगली कहानी होगी हमारी, शायद उसने कहा था चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी की कहानी जो है उसका हम वाचन भी करेंगे और उसके बारे में जानेंगे भी। ठीक है, तो चलिए अब हम कहानी जो है राही उसका वाचन करते हैं। इस कहानी को राही इसका नाम है कहानी का, और ये जो कहानी राही है इसका नामकरण भी एक पात्र के नाम पर होता है। उसको मैं इस कहानी की नायिका भी कहूँगा। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कहानी है। ठीक है, तो देखिए अनीता यहाँ पे एक पात्रा होती है। ठीक है, जो देशभक्त है। ठीक है, उसी सबसे पहले वही उससे प्रश्न कर रही है राही से। यहाँ पे कुछ संवादात्मक प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कहानी का वाचन करते हुए। तेरा नाम क्या है? एक प्रश्न पूछ रही है। ठीक है, कोई प्रश्न पूछ रही है कि तेरा नाम क्या है, तो सामने से उत्तर आता है राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाज की गठरी। नाज का मतलब अनाज। ठीक है, कितना नाज था? होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। ये कौन बोल रहा है? अनीता प्रश्न कर रही है इसे और राही इसका जवाब दे रही है। ठीक है, तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। ठीक है, हमें मजूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मंगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। ठीक है, मंगरोरी जाति जो होती है वो सिर्फ मांगते हैं। और ये नेट की परीक्षा में एक बार प्रश्न बना था कि राही जो कहानी है उसमें राही किस जाति से संबंधित थी। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं और कभी कभी बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। और भीख ना मिले तो? अनीता पूछ रही कि अगर आप मांगते हो, ठीक है, एक तरह से भीख मांगते, अगर भीख ना मिले तो? ठीक है, अनीता ने इस तरह का प्रश्न पूछा। तो फिर वो बोलते कि तो फिर चोरी करते हैं। ये कौन बोल रहा है? ये राही बोल रही है। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे, बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही। ठीक है, ये काम करने के लिए भी उत्सुक होती कि काम मिल जाए तो हमारा पेट भर जाए, परंतु इनको काम भी नहीं मिलता था। ठीक है, पर कुछ ना मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। ठीक है, वहीं पर किसी की नाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली फिर तूने कहा कि नहीं? कहा कि नहीं बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की। संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार,
बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा, अब तेरे बच्चे किसके पास है? उनका बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गई। वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार। ठीक है, जेल में ही उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वो मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा, वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सज़ा दिला दी, वहीं मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा, अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। ठीक है, अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। ये देखिए, ये जब स्वतंत्रता आंदोलन चला हुआ था हमारा, ठीक है, देश हमारा गुलाम था, उस समय की ये कहानियाँ हैं जो मैंने आपको 1-2 भी पहले भी पढ़ाई हैं। ठीक है, और ये भी कहानियाँ जो हैं ये भी उसी समय की है, और इसमें ये सब कुछ सत्याग्रह आंदोलन के बारे में यहाँ पे चर्चा आई है। ठीक है, उस समय जो थे वो जो नेताएं होते थे, जो नेता होते थे, उनको जेल में भेज दिया जाता था। ठीक है, वो किसी तरह का आंदोलन करते थे, स्ट्राइक वगैरह जो भी करते थे वो, तो उनको जेल भेज दिया जाता था। ठीक है, अब आगे देखिए कि उनके साथ क्या होता था, नेताओं के साथ। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया गया था। ठीक है, क्लास बी दिया गया था। तो उसमें भी किसी क्लास ए और बी का मतलब मुख्यतः हम यही लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो उनको फैसिलिटीज़ मिलती थी, यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि ए क्लास में फैसिलिटीज कुछ अच्छी होती होंगी, बी क्लास में उससे कम होती होंगी। ठीक है, तो इस तरह से ए और बी में डिवाइड किया गया था जेल को भी। ठीक है, पहले बी क्लास दिया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया। ठीक है, अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं। कि कौन सोच रहा है? ये अनीता सोच रही है। उसके सामने इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं और वो अपने मन में इस तरह के प्रश्न सोच रही है। हम सभी परमात्मा की संतान नहीं है या संतान हैं। ठीक है, एक ही परमात्मा की हम सब संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। ठीक है, कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार है ही। ठीक है, फिर ये क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग भरपेट, खाना भी नहीं मिलता उनको। ठीक है, या कुछ लोग पेट के लिए, अन्न के लिए चोरी करते हैं। ठीक है, पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचार की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो ये कैदी हैं जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती हैं। ठीक है, और दूसरी ओर हम हैं। ठीक है, जो लोग अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। ठीक है, उस टाइम नेता होते थे, नेता जब वो जेल में जाते थे और उनको जो वो ए क्लास दिया जाता था। ठीक है, और वो लोगों की नज़रों में हीरो बन जाते थे। ठीक है, और फिर हीरो बनने के बाद किसी तरह के चुनाव वगैरह होते थे तो उनको टिकट मिल जाती थी। तो इस तरह का कहानी में इस तरह के वर्णन आया हुआ है और सच्ची देशभक्ति को इसमें दिखाया गया है। ठीक है, हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी के लिए लड़ते हैं। ठीक है, ए बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं, बोला। ठीक है, जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं ये हमारी 4थी जेल यात्रा है, ये हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानिक संस्थाओं के मेंबर और क्या के हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे व्यंग्य किया गया था। ठीक है, यहाँ पे व्यंग्य किया गया था ये, क्योंकि उस समय कांग्रेस सत्ता में होती थी। ठीक है, देश आज़ाद होने से पहले इसको संस्था बनाया गया। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इसके संबंध में। ठीक है, और कांग्रेस किस तरह की हुआ करती थी, उसके बाद उसके नेता उभरने लगे, फिर उनको जेल होती थी। तो इस तरह की कहानी में सब कुछ इसका वर्णन आया है।
ठीक है। अनीता सोच रही थी कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, ठीक है, पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस के भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। ठीक है, वास्तव में ये देशभक्ति है, सत्ता भक्ति, ठीक है, ये व्यंग्य किया गया है। अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था, वह दार्शनिक हो रही थी, उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर से काट रहा हो। अनीता की विचारावली अनीता को ही खाए जा रही थी, उसी बार बार ये लग रहा था, उसे होगा यहाँ पे, उसे बार बार लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। ठीक है, मजाक सही बात है ये। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी हुई खुद के साथ। ठीक है, अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में ही है, ये दूसरी, ठीक है, ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं, इन हजारों लाखों गूंगे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके तो सचमुच ही, ठीक है, सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। ठीक है, वास्तविक, हमारा वास्तविक देश देहातों में। इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। कथन कौन सी कहानी से आया है, ठीक है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं, इसीलिए मैं कहानी का वाचन कर रहा हूँ कि आपको इस तरह के प्रश्न अगर बने परीक्षा में तो आपको याद आ जाए झट से। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास ना घर है ना द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। ठीक है, कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। और उनका ये विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है, इसे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर साल 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? ठीक है, अनीता के अंतर्द्वंद, वो अंतर्द्वंदग्रस्त हो रही है, अपने मन ही मन इस तरह के द्वंद्व चले उसके मन में, सोच रही है इस तरह से। ठीक है, लक्ष्य है भी अथवा नहीं है बोला। ठीक है, यदि नहीं है तो विचार आदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता। इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय होना चाहिए यहाँ पे, जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य असत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा धर्म है। ठीक है, अगर कर्तव्य का सही में इंसान को पता हो, सत्य असत्य का पता हो, तो मानवीयता ही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, यहाँ पे इनका कहने का भाव ही है, पतित मानवता को कुछ जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तर पुण्य है। ठीक है, देखिए कितनी बड़ी बातें, इनको समझिए, ये बाकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और आपके जीवन के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये सारी चीज़ों को जब अपने जीवन में उतारेंगे तो मानवता बहुत सुधर जाएगी। ठीक है, धरती पर स्वर्ग हो जाएगा। राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्यग्राही की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो बोला। ठीक है, देशभक्ति का यही मानदंड क्यों ना हो या मापदंड क्यों ना बने। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वो इन्हीं मंगरूरी लोगों के गांव में पहुंच गई। ठीक है, पहुंच गई है वहाँ। उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक छोटे, ठीक है, एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं। ठीक है, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं और देश में कहाँ क्या हो रहा है ये सरल भाषा में समझाया जाता है। चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनेक बच्चों को, ठीक है, राही को वही भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वो देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद ना खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न और सच्चाई में, स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर चल गई। ठीक है, चली गई उधर जेल से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो कहानी पढ़ी है आपने, यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन का भी आपको एक चित्रण या एक चित्र मिल जाता है। ठीक है,
किस तरह से जो नेता होते थे, ठीक है, तो किस तरह से वो जेल जाते थे, किस तरह से उनको ए क्लास बी क्लास मिलता था, किस तरह के उस समय का तत्कालीन परिस्थितियाँ थी, वो सब चित्र हमें देखने को इस कहानी के माध्यम से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ, और इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो अब आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, और इसके बाद अब मैं थोड़ा फ्री हूँ, ठीक है, तो फ्री होने के कारण मैं अब दिन में 3 क्लासें लेने के लिए भी तत्पर हूँ। यानी कि अब सुबह आपकी जो मैंने सीरीज शुरू की है कहानियों की, जब कहानी ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद निबंध देखेंगे, ठीक है, उसके बाद नाटक हैं हमारे पास, उपन्यास हैं, कविता हैं, तो ये 3-4 इकाइयाँ हैं, ठीक है, तो उनको हम देख लेंगे। तो ये चलता रहेगा। और शाम के वक्त जो पीजीटी के लिए एग्ज़ाम जो निकले हैं, पीजीटी हिंदी के, ठीक है, एचपी में, इनकी हिमाचल प्रदेश में, तो उसके लिए भी अब वीडियो में लाता रहूँगा शाम के वक्त। और दिन में 1 से 2 के बीच हम प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा मैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ भी आती हैं कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारी मनस्थिति उस तरह से बन जाती है, ठीक है, माइंड सेटअप हमारा उस तरह से बन जाता है कि हम इस तरह से प्रश्न बनेंगे हमारी परीक्षा में, ठीक है, तो उसके लिए भी हम तैयार रहते हैं। तो ये 3 चीज़ें रहेंगी कल से, ठीक है। तो बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले वीडियो में।